तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आज हम पार्ट 6 रिवाइज करेंगे इसका, जो कि 25 जून से लेके 19 जुलाई तक की 6 मुरलीज है हमारी। और इन मुरली का टाइटल है सेवा और तपस्या की समानता, नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट, याद की सहज विधि, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, सिंपल बनो सैंपल बनो। जिन्होंने भी ये मुरली पढ़ी है, सच में उनको पता होगा कि उनको बहुत मजा आया होगा कि कितनी डेप्थ है इन मुरलीज में और कमाल की बातें हैं। राइट। तो पहली ही जो मुरली है हमारी, तपस्या और सेवा की समानता, इसमें बाबा ने हमें एक विजन दिया। उसके आधार पे पहला क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो कौन इसका आंसर बताएगा? आप चाहें तो अपना ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई कोई। हम वृक्ष कहाँ की बैठे जड़ों में बैठे हैं हम, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे वृक्ष हुए हैं। की जड़ों में, कल्प वृक्ष की जड़ में हम राइट पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त। राइट राइट। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट विजन है समझने के लिए। बाबा ने इस बात का बहुत महत्व बताया है, तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। बाबा ने यह भी कहा कि वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं वृक्ष का, इसमें सबसे नीचे दिखाया गया है योगी तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी फल, फूल, पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो अभी हमें अपने आप को स्थित करना है इस सेशन के दौरान 1 घंटे में, कि हम इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। तो जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो, तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है और हम सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो सभी उसमें स्थित हो गए होंगे। इसके बाद बाबा ने पूछा कि बैटरी चार्ज होने का क्या मीनिंग है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जो भी हमारे सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जिनके 1 वर्ड के या 1 लाइन के आंसर होंगे, उनका आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको एक्सप्लेन करना होता है, उनका आंसर आप ऑडियो में दे सकते हैं जब कहा जाए तो बाबा ने पूछा कि बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या है। अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना, उसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। राइट। तो बाबा ने तपस्या और सेवा दोनों साथ साथ। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तपस्या का भी नशा रहता है, इससे बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा ने कहा बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए, इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। तो अभी सभी से क्वेश्चन ये है कि हम नशा चढ़ाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ, क्या क्या विधियाँ अपनाते हैं, ये आपको बताना है। तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, क्योंकि उससे सारे आंसर कंपाइल हो जाते हैं और वो एक प्रॉपर एक नोट्स भी बन जाते हैं। तो नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखने के लिए क्या करते हैं। तो जय बाला बहन ने बोला है मनन चिंतन करते हैं, बिल्कुल राइट। रीता बहन ने बोला है स्वमान का अभ्यास करते हैं, कंबाइंड रूप में साथ रहते हैं, निश्चय से नशा चढ़ता है, राइट। एंड अपने सतयोगी रूप को याद करने का सुमन, राइट। ज्ञान का मनन चिंतन, हम पहले क्या थे ये बात याद करते हैं। पहले मतलब सतयुग में या बाबा से मिलने पहले कलयुग में। ओके।
इसमें भी काफ़ी और प्रैक्टिकल बातें आ सकती हैं। नशा चढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये किसी ने नहीं बोला कि हम बहुत अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुन सकते हैं, राइट, ये भी एक तरीका है। सत्यों दैवी कुल के हैं, ये याद रखते हैं। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, स्पून फीडिंग का सेशन नहीं है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मुरली तो पढ़ के आए हैं सभी लोग। ये बाबा ने भी कहा था सॉन्ग के लिए, राइट। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज लेकर आने हैं कि नशा चढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। नहीं पर्टिकुलरली कौन सा सामान लेते हैं वो ठीक है, लेकिन क्या क्या युक्तियां हैं, क्या विधियां हैं। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी मान लीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है या जिनको इस बात के लिए मदद चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं उनकी विधि से उनको समझ में आए, तो ये सभी की हेल्प हो जाती है। बाबा का बाबा का हंसमुख चेहरा देखकर बैटरी चार्ज हो जाती है, नशा चढ़ जाता है, राइट। ठीक है, मैं अक्सर पहले और अब की स्थिति को कंपेयर करती हूँ, राइट। ये भी एक तरीका है। क्या से क्या बन गए, मतलब ये बात है। बाबा ने फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही चेकिंग के बारे में इस मुरली में। चेकिंग का महत्व बाबा ने कितना ज़्यादा बताया है वो हम देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे लेकिन इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा, 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकाल सकते हो। तो चेकिंग मास्टर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। फिर बाबा ने एक और बात इसमें एडिशन करी कि ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। तो आप सभी भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं, आप चेकिंग करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। चेकिंग की क्या क्या विधियां हैं। सभी चेकिंग मास्टर तो हैं। साक्षी होकर खुद को देखना, खुशी का पारा कम हुआ ये चेक करना, मुरलियों से रोजाना का चार्ट करना, अपनी खुशी को चार्ट रखते हैं। ओके, संकल्पों की चेकिंग करते हैं। हमें एग्जैक्टली इसमें ये बताना है कि हम कौन सी विधियां यूज करते हैं। अगर टचिंग मिले तो समझ आता है कि बुद्धि की लाइन क्लियर है, राइट, ये भी चेकिंग का तरीका है। बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। अंतर्मुखी होकर खुद को चेक करना है। संकल्प और वृत्ति चेकिंग। क्या क्या विधियां हैं लेकिन चेक करने की। एक विधि तो ये हो सकती है कि हर दिन की मुरली से जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, खासतौर से अव्यक्त मुरली से, तो एक मुरली में 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चंस होते हैं। वो भी सारे हमारे चेकिंग मास्टर बनने के लिए इम्पोर्टेंट टूल है। दूसरा, हम अपने आप से बात कर सकते हैं, ये भी तरीका है। किसी ने चार्ट की बात कही, चार्ट अगर हमने अपना खुद का बनाया हुआ है तो हम अच्छी चेकिंग कर सकते हैं। हमें कोई बनाया बनाया चार्ट नहीं लेना है, राइट। तो चेकिंग की बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही
कि ऐसे कुछ नए नए प्लान्स निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दें। सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स, प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। तो बाबा ने इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक है साइंस का एग्जाम्पल और एक दूसरा है घरेलू, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, कोई भी समझ सकता है। तो रॉकेट का एग्जाम्पल है, रॉकेट को भी जब अग्नि का फोर्स दिया जाता है तभी उड़ जाता है। ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सकें। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो लाइट और माइट का फोर्स, और लाइट का फोर्स कैसे आएगा? बाबा ने कहा इसमें मनन शक्ति की आवश्यकता है। तो लाइट का फोर्स तो हम भर ही रहे अभी। तो बाबा ने यह मुख्य बात कही कि ऐसे प्लान बनाओ जिससे कुछ अवस्थाएं जंप दें। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने लिए पिछले 7 डेज में या 1 मंथ में क्या ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि आपकी अवस्था में जंप आया है, एक मतलब सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है? तो ये बात आप शेयर कर सकते हैं, अदर देन जो एक नॉर्मल पुरुषार्थ चलता है उसके अलावा क्या किया है। तो ये बताइए इसका आंसर। ऐसा आपने क्या प्लान बनाया है जिससे कि आपकी अवस्था में जंप आया? ओके, मनन ग्रुप ज्वाइन करने से जंप मिला है, राइट? निरंतर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं, कर्म करते हुए भी उससे स्थिति और काफी अच्छी शरीर होती है। अशरीरी अभ्यास हो गया, लेकिन प्लान क्या है? प्लान क्या था उसमें? प्लानिंग ऐसी जो दूसरों को भी इजीली समझ में आए और हेल्प हो जाए, याद में रहकर मुरली पढ़ते हैं 2 टाइम्स इन अ डे। हर स्थिति में संतुष्ट रहने का अभ्यास करते हैं। लेकिन ये प्लानिंग नहीं हुआ, ये अभ्यास हुआ। जैसे एक प्लानिंग ये हो सकती है, जैसे अव्यक्त मुरली का तो आपने बताया ही। अव्यक्त बाप दादा की जो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ओरिजिनल 1988 से लेके, अगर कोई ये लक्ष्य बना ले कि हमें डेली आधा घंटा वो वीडियो देखना है या 1 घंटा या जितना भी पॉसिबल है, एक बार में पूरी कंप्लीट वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 30 मिनट्स अ डे भी देखें तो ये एक नया प्लान है। इससे बहुत फर्क आएगा, इससे अवस्था में एकदम जंप आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। कोई करता है ऐसे? किसी ने किया है अभी? डेली तो नहीं, बीच बीच में करते हैं। फिर जो मुरली डेली अव्यक्त वाणी सुनते हैं उसमें से डेली का स्वमान निकालना, फिर उसमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना, मनन चिंतन के पॉइंट्स निकालना और बार बार उसका चेकिंग करना कि कितना हुआ कि नहीं। ये अभ्यास थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। राइट। अव्यक्त मुरली का गहराई से मनन चिंतन करते हैं। ओके, बाबा ने फिर इसमें एक एग्जांपल और दिया है, लाइट में और माइट में क्या फर्क है। कई बार है कि हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन वो शक्ति नहीं बन रहा है। तो बाबा ने एक बहुत आसान सा एग्जांपल दिया है कि जैसे आपके अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका न आने के कारण कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो हम फायर उससे आएगी नहीं। तो नॉलेज की लाइट सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ के वर्णन करते हैं। तो नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, वह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है जिससे जंप खाए। तो ये बहुत स्पेसिफिक फोकस की बात है कि जो नॉलेज हमें मिल रही है और भिन्न भिन्न युक्तियां जो हमें मिल रही हैं,
वो सिर्फ लाइट तक न रह जाए, वो माइट बने। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या हम कर सकते हैं, इस पे भी हमें सोचना है। इसके बाद नेक्स्ट मुरली है। इन सारी मुरलियों में खास बात यह है कि एक मुरली का दूसरी मुरली से कनेक्शन है। बाबा ने पहली मुरली माइट पे खत्म की और अगली मुरली लाइट से शुरू हुई। फरिश्ता बनना पड़ेगा। हाँ, फरिश्ते की बात तो अभी आएगी। हाँ, तो नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। तो पहली बात तो यही है, जैसा कि आपने कहा, फरिश्ता बनना पड़ेगा। और पहला प्रश्न भी ये है कि फरिश्ते की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। फरिश्ता मतलब क्या? जिसका फर्स्ट के साथ रिश्ता नहीं। ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं देने हैं। ये आंसर हमारी मेमोरी से आते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं आते। जी। आप सोच के बोलो। मनन शक्ति और सहन शक्ति जिसमें हाँ जी, होती है, मनन शक्ति और सहन शक्ति जो दिखाते हैं वो फरिश्ते होते हैं। हाँ, ये भी मुरली में है, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दें। मन वचन वाणी कर्म, मतलब मन बुद्धि संकल्प, इनकी लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, एक जैसी कथनी करनी होगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो इस तरह से जब ये प्रकाश का स्वरूप बढ़ेगा तो फरिश्तापन आने में आते जाएंगे, फरिश्तेपन की तरफ। और थोड़ा प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातें। हाँ जी, बताइए। ओके, कोई बोल रहे हैं फरिश्ता मतलब सबको देने वाले, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, कोई बंधन महसूस नहीं होगा, राइट। एक ही बाप से सारे रिश्ते, बहुत मीठा अनुभव होगा। उड़ता बन जी। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, सदा हर्षित मुख। हाँ, थोड़ा ऐसे ना छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें ही। शुभ भावना, शुभकामना, ये भी है, राइट। और बताइए, 2-3 बातें भी और रह गई। कहीं फंसने वाले नहीं, राइट। सहन करने वाले ही, न्यारेपन, डिस्टरबेंस फ्री माइंड, राइट राइट। डॉक्टर रीना, आप यू आर फ्रॉम लखनऊ, यू आर फ्रॉम मुंबई? सभी विकारों से मुक्त, राइट। सदा हल्के रहते हैं। ओके, बेहद की दृष्टि होती है, फ्यूचर की टेंशन से मुक्त होते हैं। एक बात ये भी होती है, बाबा ने कहा है कि सरलता। इजी ट्रेवलिंग एनीवेयर, राइट। पंख लगाए उड़ना, फुल स्टॉप लगाना आसान होता है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। इसके बारे में आप एक तरह से होम असाइनमेंट ले सकते हैं कि फरिश्ते बनने का क्या मीनिंग है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मुरली की बातों को रिपीट करके लिखें या रिकॉल करके लिखें। आप प्रैक्टिकली सोच सोच के दिल से लिखो। आप पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ करो, या ब्राह्मण परिवार में आपको जो भी हैं, दादी जान की आपको लगती हैं, या जो भी आपको लगते हैं, ब्रह्मा बाबा लगते हैं, कि आपके सामने वो एक फरिश्ता एग्जाम्पल है, आपको उनमें क्या विशेषताएं नजर आती हैं। तो उस हिसाब से आप लिखोगे ना, तो आपको बहुत ईजी होगा। पुरुषार्थ में भी सरल रहेंगे, राइट। ऐसा भारी नहीं लगेगा कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़ी भारी बात आ गई, आफत आ गई, ऐसा नहीं है, राइट। ये फील होता है कि जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, उनके सोचने का काम भी बाप करते हैं। ये प्रैक्टिकल में फील होना भी फरिश्ता स्थिति के नज़दीक का पुरुषार्थ है। रीता बहन ने बहुत अच्छा बताया है, पर उन्होंने आंसर ही प्राइवेटली किया है। आपको ये आंसर पब्लिकली भी करना चाहिए ताकि सब पढ़ सकें। बहुत अच्छा आंसर है। असोचता स्थिति हो जाए, कुछ सोचने की बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। आजकल एक गीत भी बड़ा चलता है, सब हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। जब आपने सुना होगा। तो लाइट कैसे आती है और माइट कैसे आती है? तो लाइट के लिए चाहिए मनन शक्ति, नॉलेज के लिए, और माइट के लिए चाहिए, बाबा ने कहा, सहन शक्ति। और सहन शक्ति का काफ़ी डेप्थ है इसमें।
जिसमें सहन शक्ति होगी उसमें निर्णय शक्ति भी होगी, परखने की शक्ति भी होगी और गंभीरता की शक्ति भी होगी, समाने की भी समझने की भी होगी। राइट। तो सहन शक्ति को बहुत अलग अलग तरीके से भाई बहनों ने समझा है अभी तक, लेकिन बाबा ने कहा कि सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति होगी। ये वाला जो टर्म है ना, ये 2-3 बार मुरली में आया है, शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति। आप इस लाइन को एज इट इज नोट कर लीजिए, इस फ्रेज को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी देने वाली लाइन है। शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति, तो सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए तो दबा लेंगे। तो अपने 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 लिए भी चाहिए, ये दूसरों के लिए भी चाहिए। तो अपने लिए जब चाहिए तब इसे हम कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन दोनों बातों का अटेंशन रखना है। इसके बाद फिर बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया कि नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना है। और दादी जान जी का भी एक फेवरेट टॉपिक था आप सबको पता होगा। उनका फेवरेट गीत भी यही था कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तो उसमें एक बात आती है कि हर पल में कमाई है। तो बिजनेसमैन बनना मन अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना है। और बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि फ्रीडम है सभी को। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम इस सिचुएशन में हैं तो हम नहीं कर सकते। नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपके पास फ्रीडम है। तो आपके इस कमाई को करने के क्या क्या तरीके हैं वो आप बताइए। सबकी अलग अलग बिजनेसमैन है ना सब, तो सबके किसी की कमाई ज़्यादा किसी की कम, तो कैसे कैसे कमाई करते हैं वो बताइए। बाकी किसी को कॉपी करना है कमाई का तरीका तो कर भी सकते हैं किसी और से। सेवा से कमाई होती है। आत्मा भाई भाई देखकर कमाई होती है। ओके। परिवार की सौगात का रिगार्ड करके। राइट। ज्ञान के अलावा लोगों को गाइड करने से कमाई होती है। राइट। पढ़ाई और पढ़ाने से भी कमाई। पढ़ने या पढ़ाने से भी होती है। राइट। गुण और शक्तियों का सही समय पे यूज करने से। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला दिनेश भाई। आज ही बाबा ने कहा पढ़ाई से कमाई होती है। याद से सेवा करके कमाई होती है। सभी से मीठा व्यवहार से कमाई होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से, घर को सेवा स्थान समझने से, आत्माओं को बाबा से जोड़ने से कमाई होती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाएं, उसको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। तो ये धुन लगाने की बात भी है और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी की बात भी है। हमें ये सेंस ऑफ अर्जेंसी हो जाए। बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प की कमाई का ये आधार है। तो ऐसी बातें हमारे मन में फिट हो जाए कि दिस इज द ओनली टाइम। बाबा ने कहा फिर जमा करने का बैंक खुलता ही नहीं है पूरे कल। दिस इज द ओनली टाइम। तो इस तरह की बातें हमें अपने आप को बता के सेंस ऑफ अर्जेंसी में लेके आना है, ताकि हम बाकी सारी बातों से निकल सकें। बाबा ने कहा भी बुद्धि को और काम ही किया है, बुद्धि को इसी में ही बिजी रखना चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, या कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके। तो इसकी भी बाबा ने चेकिंग कराया है, ऑडिट कराया है। और ये भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है कि हम बिल्कुल ये लिख के कर लें सारी चीज़ें कि हमारी बुद्धि अभी कहाँ कहाँ जाती है। जाती तो है, होगी भी नहीं, तो उसका रास्ता हमें कैसे बंद करना। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि या तो पुराने संस्कारों की तरफ जाएगी, या तो अपने शरीर के हिसाब किताब की तरफ जाएगी, या मन के व्यर्थ संकल्पों की तरफ खींचेगी। ये तो सब खत्म हुए है ना।
तो बाबा एज्यूम कर रहे हैं खत्म हो गया, क्योंकि शरीर, जैसे शरीर की बात है तो बाबा ने कहा कि उसको ठीक रखते हैं, क्योंकि जितना ठीक होगा तो सर्विस करेंगे। तो इस तरह से फाइनली बाबा ने कहा कि अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी वह सभी मार्ग बंद हो गए। थैंक यू। तो किस किस भाई बहन को ऐसा लगता है हाँ, कि हमारे सारे रास्ते हमने बंद कर दिए, सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही रिश्ता है? ये हमारा मंत्र होना चाहिए एक्चुअली, एक रास्ता एक रिश्ता। तो बैकग्राउंड से भी आवाज जो आ रही है वो नहीं आनी चाहिए भी, आप म्यूट कर लीजिए। હા હા એ પલાળવાની છે, કારણ કે શું છે કે એમાંથી કલર આજે હું બહુ જ થાકી ગઈ. राखी बहन आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। હા હા મને ખબર, મારે પહેરવી છે ના, મેં જોઈને હાથ લગાવું તો હાથ ધોવા પડે છે. भाभी बहन आपका मैक ओके, तो सारे रास्ते बंद। और जब हम इस सेशन में होते हैं तो हमें 100% यही फोकस करना चाहिए। अगर हम 1 घंटे भी फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बाकी टाइम कैसे करेंगे? बाबा ने कहा रास्ते बंद हो गए, इतना तक बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। सील लगी हुई कभी खुलती नहीं है जब तक कि मुद्दा पूरा ना हो। और मुद्दा पूरा क्या है? जब तक संपूर्ण ना बन जाए। तो ऐसी अपनी चेकिंग करनी चाहिए। फिर एक बात बाबा ने और बोली, ये काफ़ी बड़ी बात है कि जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। और तकदीर में नहीं है तो धीरे धीरे बाबा से दूर भी चले जाते हैं। ये बातें भी, ये गहरी बातें समझने की। फिर बाबा ने इसमें एक बात ये कही कि बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत सारी गिफ्ट्स मिली हुई हैं। तो ब्राह्मण परिवार द्वारा कौन कौन सी हमें गिफ्ट मिली है उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है, पहले कभी ऐसे ज़्यादा सोचा नहीं होगा आपने। तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं ब्राह्मण परिवार द्वारा हमें कौन कौन सी गिफ्ट मिली है। सहयोग की गिफ्ट मिली है, पवित्रता का वातावरण मिला है, राइट, स्नेह मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है, सेल्फलेस लव या अनकंडीशनल लव मिला है, राइट। संस्कारों का परिवर्तन, अनुभव, लिफ्ट, संगठन का बल, आगे बढ़ने का चांस मिला है, सम्मान, उमंग उत्साह लेने का गिफ्ट मिला है, राइट। एग्जाम्पल जिन्हें देख करके आगे बढ़ते हैं, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग मिली है, ओके, यस। बाबा ने इसमें हमें एक बात और याद दिलाई, ये भी अनुभव करने की बात है कि आप सभी ने त्याग कैसे किया। रग रग में स्नेह भर गया तब जंप दे सके। तो यही एक परिवर्तन की विधि है। जब तक हमारे दिल में, मन में बिल्कुल बाबा का प्यार भर नहीं जाता तब तक कुछ हम ऐसा बड़ा काम, बड़ा त्याग या बड़ी बात करने की हम सोच नहीं पाते। तो हमें चेक करना है कि क्या हमारा दिल पूरे उस तरह से भर गया है। तो ये बात हमें, ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है, अच्छा एग्जाम्पल है ये। अभी हम आपकी थर्ड मुरली पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। ये याद की सहज विधि क्या है।
तो इसमें हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आएंगे। तो बाबा ने पूछा कि अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं, और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए, अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते सर्व रास्ते ब्लॉक हैं। तो ये बहुत गंभीरता से चेक करने वाली बात है कि क्या सारे रास्ते हमने ब्लॉक किए हैं, या कभी कभी ब्लॉक किए हैं, कभी कभी खोल देते हैं। तो रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी, जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। तो चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। यहाँ तक कि सुराख होगा तो भी उसको टच करके चले जाते हैं। तो अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? तो सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए बार बार युक्तियां सुनाते रहते हैं। कौन सी युक्ति है वो? रास्ते ब्लॉक करने की युक्तियां क्या क्या हैं? अगर एक से सारे संबंध हैं तो राइट, अटेंशन, बाबा से प्यार, महामंत्र, निमित्त भाव, बाबा की याद में बिजी, बाप दादा और वर्षा, ब्राह्मण दिनचर्या फॉलो करने से। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो ये है कि सभी को ध्यान से समझना ये बात। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बीके लाइफ में 10 साल तक रहने के बाद भी लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम जैसे योग कर रहे हैं क्या वो सही है? तो इसका आंसर सबसे बेटर कौन देगा? खुद बाबा ही देंगे, और कोई नहीं दे सकता। बाबा ने क्या कहा वो देख लेते हैं। बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, वह बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है, तो वह याद हुई है ना। रूप की याद हो, वह नाम की हो, गुण की हो, वह कर्तव्य की याद, तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आप मुश्किल बना देते हो, मुश्किल है नहीं। कई बार हम सिर्फ बिंदु बिंदु देखने की कोशिश करते हैं परम धाम में। कई बार हम कुछ संकल्पों को बंद करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी। तो 4 बातें बाबा ने बता दी। रूप, नाम, गुण और कर्तव्य, बातें की। फिर बाबा ने इसमें और बताया है कि सहज बात मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी कोई और रास्ता खुला हुआ है, इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत करके लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है कि पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। ये सहज याद का तरीका है। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ये बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है। पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। इसके लिए एक और विधि बाबा ने बताई। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी हैं, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। तो ये बहुत सहज बात है और बहुत गहरी बात भी है। आपके बड़े हैं आपके साथ, तो आप हो गए बेफिक्र। ये अनुभव हमें बढ़ाना है अपना।
फिर दूसरा प्रश्न जो बहुत बड़ा प्रश्न आता है याद के विषय में, वो ये है कि हमारे विकर्म विनाश कब होते हैं, कौन सी याद से होते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सभी का इस पर ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा कि एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होना, फुल फोर्स से विकर्मों का विनाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, तो वह जो शक्तियां जमा होती हैं तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। तो इस विधि से भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो एक होता है पहले सारा निकाल करके फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। एक बात बाबा ने इसमें और बताई, याद की सहज विधि की बात हो रही है। हमें ये समझना है कि कई बार ये सूरज भाई जी भी अपनी क्लासेस में बताते हैं, बहुत गहरी बात है ये। वो कहते हैं कि कई बार मैं ऐसे ज्ञान सरोवर के ऊपर छत पे वहाँ खड़े होकर देखता हूँ या शांतिवन में कि ये सब कैसे हो रहा है, कौन चला रहा है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ये अनुभव होता है कि बाबा ही हमारा बैकबोन है, करण करावनहार है। बाबा की शक्ति हट जाए, एक भी दिन हट जाए, 1 घंटे के लिए भी हट जाए तो सब कुछ बिखर सकता है। तो ही इज द बैकबोन, वही करावनहार है, वही करार है। तो ये बात हमें जितनी अपनी लाइफ के विषय में भी पक्की हो जाए तो हमारी याद सहज रहेगी। तो आप में से किसी को ये अनुभव है, आप शेयर करना चाहेंगे? ये बैकबोन वाली बात का अनुभव सिर्फ 1 या 2 मिनट्स में आप शेयर कर सकते हो, ऑडियो से भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। आपको कैसे लगता है कि आपके जीवन में बिल्कुल 100% बैकबोन बाबा है? कोई करना चाहेंगे? ओम शांति। हाँ जी जी भाई जी, मैं करना चाहूंगा। मैं हाँ जी। पे मुरली सुनने जाता था तो मुझे दीदी ने ये माइक की सेवा दे रखी थी, तो वहां पर मुझे टाइम से ट्रैफिक कंट्रोल लगाना था। तो हमारे शरीर की इतनी सारी बीमारी है कि किसी वक्त भी कोई मतलब शरीर धोखा दे देता था। लेकिन हमने कभी भी 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल लगाना, कुछ भी करना पड़ेगा, 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन बाबा को मैंने बोला आपने हमें डांट नहीं सुनानी, और कोई भी भाई बहन हमसे योग ना रखें कि टाइम हो गया और ये भाई नहीं पहुंचा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं लगाया। तो बाबा ने ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल 7 बजे के 1 भी मिनट लेट हुआ हूँ। 7 बजे से पहले हर बार पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बाबा को सुन दिया। और कुछ भी शरीर का मतलब कोई भी कर्म भोग आ गया है, लेकिन मैं उस समय रेडी होके सेंटर पे पहुंचा। थैंक यू, बहुत अच्छा है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस खुद को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं। बाबा ने इसमें एक बात और ये कही कि क्योंकि सहज याद की मुरली है, तो बाबा कह रहे हैं कि यह एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलों में रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे। डिफिकल्ट अगर किसी को लगता है भी तो कोई अलग से बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें लगे ये योग मुश्किल है, बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। और बाबा ने एक बहुत अच्छा लिंक बनाया, ये भी लिखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, कि यह सहज योग वहाँ पे सहज राज्य कराएगा। अगर यहाँ पे हम सहज योगी नहीं बनेंगे तो वहाँ हम सहज राज्य भी नहीं कर सकते। तो हर बात का इम्प्लीकेशन है, हर बात का रिजल्ट है कुछ ना कुछ, तो वो सब ध्यान रखना है। फिर बाबा ने फरिश्ते की बात एक और बताई, ये सबको ध्यान रखना है। फीचर्स में सरलता, जिसे आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा। इसको ही फरिश्ता कहते हैं। तो आप चेक करो अभी
ये बहुत गहरी चेकिंग की बात है। मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल। वैसे तो खैर तीनों की परसेंटेज अलग अलग ही देखनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सरलता की रिजल्ट कितना परसेंटेज है? तो थोड़ा जस्ट एस्टिमेट आ जाएगा कुछ। कितना परसेंटेज आपको लगता है सरलता आई है सारी बातों में? 40%, 25 या 35, 40 तो कम है अभी। कम से कम 75% तो होनी ही चाहिए। वैसे तो 95% होनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आपने लिखा, सपोज किसी ने लिखा 70%, तो 30% जिन बातों में हम सरल नहीं हैं, तो वहाँ पे हम सरल क्यों नहीं है अभी? ऐसा कौन सा हमारा संस्कार है, ऐसा कौन सा हमारा बिलीफ सिस्टम है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि हम सरल नहीं रह पाते? ये इम्पॉर्टेंट बात है एक्चुअली। बाकी सारी बातें हम भूल जाएंगे, लेकिन जो फोकस हमें करना है वो ये बातें हैं। योग हम कितना करते हैं, चार्ट कितने घंटे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम फाइनली सरल कितने बने। सरलता का मतलब है हल्की स्थिति रहना, किसी भी बात में उलझना नहीं, कंफ्यूज ना होना, ना कंफ्यूज करना। सरलता का मतलब ये है। और सरलता के बारे में बहुत बातें अभी आएंगी, आगे भी मुरलियों में आती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट मुरली है हमारी विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने पूछा कि विश्व कल्याणकारी हो या अपने अपने सेंटर के, या अपने अपने जहाँ भी हमें, उसके कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेवाधारी हैं। तो क्या लगता है विश्व कल्याणकारी हम कैसे हैं? तो ये प्रश्न बाबा ने पूछा था, विश्व कल्याणकारी कैसे हैं? तो आप बताइए। मनसा से सेवा करने के कारण सभी के लिए, जहाँ हद समाप्त हुई माना विश्व कल्याणकारी, राइट। शुभ भावना के कारण हर एक स्थान का इम्पोर्टेंस है, राइट। यदि आत्मा राजा है तो संपूर्ण विश्व का कल्याण करती है, राइट। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे सिर्फ संकल्पों में है या हमारे एक्शंस में भी ऐसा है। हम सिर्फ एक सेंटर के लिए सोचते हैं, हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे देते हैं, और दूसरे शहर से, दूसरे सेंटर से फ़ोन आएगा तो हम कम टाइम देंगे। प्रैक्टिकली तो चेंज हो जाएगा। समान दृष्टि सभी के लिए, हर के बीकेज नॉन बीकेज में डिफरेंट नहीं, सबके लिए प्रकाश देना मीन्स विश्व कल्याणकारी। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने रीता बहन। कई बार हम जो ये बाउंड्रीज बना लेते हैं, बीकेज हैं, नॉन बीकेज हैं, या ये इस संस्था में जाने वाले हैं, इनको मानने वाले हैं, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब एक हैं। विश्व मेरा है, फिर अपनी सेंटर दूसरा सेंटर, ऐसा नहीं है। सारे रिलीजियस को रेस्पेक्ट करना, सबको। यस यस। बेहद बाबा ने कई बार कई सारी मुरलियाँ इस बात में भी चलाई हैं, सारे ज्ञान का सार है बेहद में स्थित होना। ऐसी मुरलियाँ भी आने वाली, बहुत प्यारी मुरलियाँ हैं। तो बेहद शब्द को भी हमें पकड़ के रखना है और इसकी गहराई में जाना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे होमवर्क हम यहाँ पे देते हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो। बाबा ने फिर कहा कि विश्व कल्याणकारी बनने वालों में दो बातें चाहिए, रुहाब चाहिए और रहम चाहिए।
और रोहाब कब चाहिए, रहम कब चाहिए, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। सर व्हाट्सएप नंबर तो दीजिए अपना। हाँ जी सर, वो चैट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिए। तो रोहाब और रहम, रहम सिर्फ होगा तो भी बात बनेगी नहीं, और सिर्फ रोहाब होगा तो भी बात बनेगी नहीं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी सफल सेवाधारी हैं या सफल योगी हैं ब्राह्मण जीवन में भी, उनमें दोनों बातों का बैलेंस रहता है। रोहाब और रहम दोनों बातें हैं तो ही वो चीज़ें चल पाती हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप कितना भी ये कह लो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, बेहद में हैं और ये सारी बातें, लेकिन विज्ञान की शक्ति वाले भी आपको चेक करने आएंगे, और उनके पास भी चेकिंग करने के साधन कम नहीं है, मतलब बहुत है। तो आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स भी बन गई हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चेक कर सकते हैं कि हमारे कैसे संकल्प हैं, हमारी कैसी भावनाएं हैं। और ख़ास तौर से तो कोविड-19 के बाद सरकार का मेडिकल सर्वेलेंस हमारे ऊपर और बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से और भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो योगियों की स्थिति क्या है वो भी पता चल जाएगी, तो तैयार रहना। फिर एक और बात है, बाबा ने कहा कि कई बार होता है कि हम सेवा करते हैं, उसका फल नहीं निकलता। बाबा ने कहा कि कोई कोई फल है वो सीजन आने पे, सीजन जब आएगा तब फल देंगे, कोई कोई वैरायटी ऐसी होती है। तो बाबा ने कहा जब नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, नेचर के संग बाबा ने इसको कनेक्ट किया, तो बहुत सारी आत्माएं जिनमें बीज पड़ा हुआ है वो सारे फल निकलेंगे। अभी वो निकलने भी लगे, आप देख रहे होंगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे आता जाएगा वो सब हम देखते जाएंगे, लेकिन हमें हमें बस ये करना है कि हम टाइम की वेट ना करें, हम टाइम को नज़दीक लेकर आएँ, ना कि टाइम के आने पर हम चीज़ें करें। तो एटलीस्ट हम में से, बाबा के बच्चों में से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी। देख लेते हैं कुछ और रह गया है तो इसमें। तो बेहद की तरफ हमारी दृष्टि वृत्ति, रोहाब और रहम समान रूप में। हाँ, तो ये हमारी सारी बात हो गई इसमें। हाँ, ये बात हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता, यह भी ड्रामा की नोंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, तब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा। तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा, और विनाश तो होगा, ये गारंटी है, यह तो गारंटी है। तो कोई भाई बहन अगर भूल गए इस बात को, या थोड़ी फेड हो गई है मेमोरी में, तो फिर से याद कर लेते हैं। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी हो रही है। तो बात कुछ ऐसे सीन सीनरियाँ आने वाली हैं जो हम देखेंगे भी। आज की हमारी सेकंड लास्ट मुरली है विल पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। बहुत सिस्टमेटिक बाबा ने इसमें एक फ्रेमवर्क हमें बताया है कैसे होगा ये। तो इनका मीनिंग क्या है ये पहले बाबा ने समझाया है इसमें, इसको भी समझ लेते हैं। विल पावर का जो मीनिंग दुनिया में हम जनरली निकालते हैं, बाबा ने उसके थोड़ा डिफरेंट बताया। विल पावर को लोग जैसे कहते हैं ना इच्छा शक्ति, बाबा यहाँ वो वाला विल पावर नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विल पावर अर्थात जो कुछ किया संकल्प वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बात के आगे विल अर्थात अर्पण कर दे, ये है विल पावर। इस विल पावर के लिए चाहिए महामंत्र, और कंट्रोलिंग पावर के लिए चाहिए महान अंतर। महान अंतर वाला जो फॉर्मूला बाबा का है वो कैसे हमें यूज करना है वो हम देख लेते हैं।
हमें हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ में क्या अंतर है, या हम अभी ये देखें कि इस समय क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है। जब ये चीज़ें माइंड में याद रखते हैं तो वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी से बात करने का मन कर रहा है, गॉसिप करने का, 1 घंटे के लिए आपको लगता है किसी से फ़ोन करके गॉसिप कर लेते हैं, तो हमें याद रखना है कि बाबा कहते हैं कि संगम का ये समय थोड़ा है और बहुत थोड़ा समय आपके पास है और एक एक सेकंड आपको सफल करना है। तो जब ये अंतर को हम याद रखेंगे तो फिर हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये ह्यूमन नेचर है कि बेस्ट क्या है उसकी तरफ बुद्धि जाएगी, जो श्रेष्ठ है उसमें हमें टाइम देना है, और जो श्रेष्ठ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये बहुत नेचुरली ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो महामंत्र और महानंतर, ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। तो बाबा ने जैसे कहा कि जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है और ज्ञान के जो यंत्र मिले हैं वह पूर्ण रीति से सफल नहीं हो पाते। तो ऐसी कौन सी बातें आती हैं जिनमें हमें कंट्रोलिंग पावर को यूज करना है और हम महानंतर वाले विधि को यूज कर सकते हैं? तो आप बताएंगे। इसको भी आप एक होमवर्क की तरह सोच सकते हैं कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता में कहाँ होती है। जब तक हम ये मन नहीं करेंगे तो हम डेप्थ में नहीं जा सकते। और बाबा जो कह रहे थे लाइट माइट नहीं बन सकती, तो लाइट को माइट बनाने के लिए हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। बाबा ने फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बताई, और ये बहुत रेलेवेंट बात है, कि रात को सोने के समय क्या स्थिति होनी चाहिए, अपने आप को चेक करने की और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति होनी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि हमारा हर एक का इंडिविजुअल क्या, जैसे ही रात को 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, या कहें कि 7:30 ट्रैफिक कंट्रोल के बाद ही हमें एक अंतर्मुक्ता वाले जोन में धीरे धीरे जाना चाहिए। सेल्फ चेकिंग हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और सेल्फ चेकिंग के अपने हम कुछ तरीके बना सकते हैं कि हमें कैसे करनी है। तो वो सारे हम चेक करते जाएं ताकि 10 बजे तक आते आते हम कंप्लीट साइलेंस में जा सकें। तो ये पॉसिबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करना, फिर अगली बार शेयर करना। तो जैसे संस्कार करके रात को बना के सोएंगे, वैसे ही सुबह की स्थिति भी हमारी होगी। तो ये रोज का हिसाब किताब अपना चुकतू करना है। और बाबा ने इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पूरे 5,000 वर्ष का साइकिल है कल्प का, ऐसे ही हर दिन का भी अपना एक चक्र है। तो पूरे कल्प को अगर हम ब्रेक करें तो 1 ईयर में ब्रेक होगा। 1 ईयर को फिर हम 365 पार्ट्स में ब्रेक करें तो वो 1 डे में आएगा। यानी हमारा 1 डे एक पूरे कल्प के समान, हमारे वो उस दिन का कल्प है वो। तो वो कैसा हमारा चक्र रहता है, बाबा ने कहा जब वो दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है देखने को। तो ये जो हर दिन के कर्म का खाता सेटल करने की सफाई है, इसे बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई। तो ये भी है सच्चाई सफाई की गहराई। तो कितनी बातें हैं जिनका नया नया मीनिंग हमें समझ में आता जाता है हर दिन। और आज की लास्ट मुरली बाबा ने कहा सिंपल बनना है। सिंपल बनेंगे तो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे और सैंपल बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन ये है, कई बार क्या होता है कि हम सिंपल बनने के नाम पे भी प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। सिंपल मतलब कि ना हमारे संकल्प ज़्यादा चले, ना किसी और के संकल्प ज़्यादा चले। तो ये सरलता के कनेक्शन में ही बात है। लेकिन आप लोग बताइए कि किन किन बातों में हमें सिंपलिसिटी को लाना है, सिंपल
अपने आप को बनाना है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे। सबसे पहला तो सिंपल फूड, थॉट्स, सिंपल ड्रेस, मुरली को समझाने में लिमिटेड थॉट्स, स्वभाव, बिहेवियर, तो ये भी लौकिक प्रवृत्ति में, रिलेशनशिप्स में, राइट। तो ये भी हमें अपने आप के लिए होमवर्क लेना है कि हमें किन किन बातों में सिंपल अपने आप को बनाना है। बाबा ने इसमें गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, तो कितनी बड़ी बात है कि सोचो इस दुनिया में एक ऐसी आत्मा ने अपना जीवन करके दिखाया कि भगवान भी उनका एग्जाम्पल दे। भले वो हद की दुनिया में थे, लेकिन महात्मा गांधी जी की लाइफ कितनी सिंपल थी, एक्सट्रीमली सिंपल। वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, लेकिन ही वॉज एक्सट्रीमली सिंपल मैन एंड येट सो पावरफुल। तो इन सब बातों पे भी हम गौर करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, और ये बिल्कुल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक एक दिन हमें जो मिल रहा है कि हम मिल पाते हैं, डिस्कशन कर पाते हैं, उस ज्ञान की गहराई में जा पाते हैं। तो ड्रामा हमें हर बार एक मौका देता है, हमें बहुत अच्छे से सारे समय को यूज़ करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारा समय बदल जाएगा और हम सब ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो धीरे धीरे चीज़ें समेटी जा रही है। अब समेटने का टाइम है। सरकार के लेवल पे भी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति भी अपना काम कर रही है, हम सबको भी अपना काम करना है, और हमें किसी को रिग्रेट ना करना पड़े बाद में कि हमें समय मिला था, हमने यूज़ नहीं किया और पता नहीं हमने अपना समय कहाँ लगा दिया। तो सारे रास्ते ब्लॉक करना है आज, यही बस याद रखना है। तो इंटेंसिटी और सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ा ली है हमें अपनी। ये फील गुड के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, फील गुड के लिए है ऐसा नहीं है, अच्छी बातें करेंगे, 1 घंटा अच्छा टाइम होगा ऐसा नहीं है। तो आज इतना ही। बाबा को हम 3-4 मिनट बहुत अच्छे से इंटेंसली याद करेंगे, बाबा को धन्यवाद देंगे और अपना पक्का करेंगे। और नेक्स्ट सेशन शायद हम मंडे को रखेंगे, या जैसे भी राखी बहन बताएं। ओम शांति। जी भाई जी, रख सकते हैं मंडे को, मंडे और फ्राइडे फ्री है। ठीक है जी, मंडे को हम फिर बताते हैं।